सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास पर। इस ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक प्लांट्स एनाटॉमी, इकोनॉमिक बॉटनी एंड एथेनोबॉटनी पेपर से रिलेटेड है। इससे पहले हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट पेपर प्लांट टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित कई टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। एम्ब्रियोलॉजी को तो हमने कम्प्लीटली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो तक पढ़ रखा है। इसका मतलब फर्स्ट पेपर की पहली 5वीं यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। इसी तरह से टैक्सोनॉमी पार्ट्स के अंतर्गत भी हमने जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन और कुछ फैमिलीज़ को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में डिस्कस किया था। तो इस पहले फर्स्ट पेपर को पढ़ने के बाद में आज से हम प्रारंभ करते हैं सेकंड पेपर प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी होती क्या है, ये कौन कौन से ऊतक इसके अंदर पाए जाते हैं, उन टिश्यूज़ की स्ट्रक्चर क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं, ये कुछ जनरल पढ़ने के पश्चात हम डिस्कस करेंगे प्लांट पार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर का तात्पर्य है कि जब हम रूट की टीएस काटते हैं या स्टेम की काटते हैं या लीफ की काटते हैं तो उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है। जैसा कि आपने कई बार छोटी क्लास में पढ़ चुका होगा कि जब मूल की आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट पढ़ते हैं तो सबसे आउटर लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो एपिडर्मिस या एपिब्लेमा कहलाती है। उसके बाद में कॉर्टेक्स पाया जाता है, एंडोडर्मिस पाई जाती है, पेरिसाइकिल होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। कुछ एक इस प्रकार की संरचना हमने पहले पढ़ी है। तो ये कॉर्टेक्स क्या है, एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस पाए जाने वाले रूट हेयर क्या होते हैं, एंडोडर्मिस की स्ट्रक्चर क्या होती है, कैस्पेरिन पट्टिका क्या होती है, जाइलम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, फ्लोएम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इत्यादि के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो पहले क्या पढ़ेंगे, प्लांट्स में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के टिश्यूज अर्थात प्लांट टिश्यूज की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पर्टिकुलर प्लांट पार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये अपना एक टॉपिक प्लांट एनाटॉमी को। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टिश्यू, टिश्यूज क्या है, उत्तर क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि हिस्टोलॉजी क्या होती है। तो हिस्टोलॉजी होती है स्टडी ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज के या ऊतकों का अध्ययन करने की विज्ञान होती है, उसको हम हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब टिश्यूज क्या है, टिश्यूज की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल डेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऐसी कोशिकाएं जो या कोशिका समूह जो कार्य तथा संरचना में समान होती है वो टिश्यूज कहलाती हैं। जब हम बात करते हैं कि जीवों के अंदर पाए जाने वाले टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्लांट टिश्यू होता है और दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। क्योंकि हमें प्लांट के संदर्भ में पढ़ना है तो प्लांट में भी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं और दूसरे परमानेंट टिश्यूज होते हैं। मेरिस्टेमेटिक ऐसी कोशिकाओं का समूह जो पादप भाग के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, एपिकल पार्ट होता है, चाहे वो रूट का हो या शूट का हो, और लगातार माइटोसिस डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर नंबर ऑफ सेल्स के द्वारा प्लांट पार्ट की ग्रोथ बढ़ाता है। और परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती, सेल वॉल होती है वो थिक हो जाती है, इसके अंदर बड़ी सी वैक्यूल्स बन जाती है, इसके कारण इसमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती, परमानेंट टिश्यूज कहलाता है। परमानेंट टिश्यूज को फिर हम कई भागों में डिवाइड करेंगे, जैसे सिंपल टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत हम जाइलम और फ्लोएम को पढ़ेंगे, जबकि सिंपल टिश्यूज के अंदर पेरेन्काइमटस, स्क्लेरेन्काइमटस और कोलेनकाइमा जैसे टिश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। जबकि
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जब संदर्भ में बात करेंगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ स्थिति के आधार पर, पोजीशन के आधार पर, फंक्शन के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की करेक्टर क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है, जिसके आधार पर इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ नाम देते हैं, या परमानेंट टिश्यूज़ की विशेषता क्या होती है, उसके कितने प्रकार के प्रकार हैं। तो हम सब प्रकारों को, उसके जनरल करेक्टर को अलग अलग भाग के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के करेक्टर क्या होते हैं, इसके गुण क्या होते हैं। जैसा कि आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर सभी प्रकार की कोशिकाएं हैं और ये कोशिकाएं लगभग सिमिलर हैं, एक दूसरे से समान आकार की। इसमें स्पष्ट रूप से एक बड़ा सा केंद्रक दिखाई दे रहा है, तो ये केंद्रक है। इसके अलावा जितना भी साइड वाला पोर्शन है वो साइटोप्लाज्मा कहलाता है। अब टिपिकल मेरिस्टेम सेल्स या कौन सी कोशिकाओं को हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कह सकते हैं, उनके क्या क्या करेक्टर होते हैं, इसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले ये हमेशा रूट और शूट के एपिकल पार्ट के अंतर्गत ही पाई जाती है। शीर्षक भाग का क्षेत्र होता है वो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती है। करेगी क्या? लगातार समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाते हैं। तो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करके पादप भाग की लंबाई में वृद्धि करता है और चौड़ाई में वृद्धि करता है। तो पहला पॉइंट है इसका कि इस प्रकार की कोशिका है सामान्य तौर पर छोटे आकार की होती है, स्मॉल साइजेज होती है। इन कोशिकाओं में जीव द्रव्य बहुत अधिक सघन होता है, डेंस साइटोप्लाज्मा पाया जाता है, द प्रेजेंस ऑफ डेंस साइटोप्लाज्मा। क्यों होता है? क्योंकि कोशिका डिवीजन कर रही है, लगातार विभाजित होती है और विभाजित होने वाली कोशिकाओं को पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं के लिए कोशिकाओं में पहले से ही प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा कई प्रकार की प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन और पोषक तत्वों का संग्रहण हो जाता है। जब सामान्य से अधिक पदार्थों का संग्रहण हो जाता है, उस स्थिति में साइटोप्लाज्मा सामान्य से अधिक डेंस हो जाता है या सघन हो जाता है। थर्ड पॉइंट आता है वो इसकी थिन सेल वॉल को प्रदर्शित करता है। पतली कोशिका भित्ति, जब कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, उस स्थिति में इसमें डिवीजन की कैपेसिटी का समाप्त हो जाती है। तो थिन सेल वॉल की प्रेजेंस के होने के कारण कोशिका मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी बहुत अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप कई पदार्थों का आगमन और निगमन, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इजी वे से होने के कारण कोशिकाएं सामान्य रूप से अधिक एक्टिव होती है और ये एक्टिवनेस उस कोशिका की डिवीजन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि कोशिका में विभाजन हो रहा है, इसलिए इसके अंदर बहुत बड़े केंद्रक की प्रेजेंस देखी जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने सेल डिवीजन के अंतर्गत पढ़ा है कि जब कोशिका विभाजित होने प्रारंभ करती है, उससे पहले जी फेज और एस फेज, सिंथेसिस फेज और ग्रोथ फेज के द्वारा केंद्रक में क्रोमेटिन पदार्थ की मात्रा डबल हो जाती है और डबल होने के कारण ही केंद्रक आकार सामान्य की तुलना में बड़े आकार का हो जाता है। तो चूँकि मेरिस्टेमेटिक कोशिका भी यही कार्य कर रही है, इसलिए इन कोशिकाओं का केंद्रक बड़े आकार का होता है। हम अनुपस्थ काट में बड़े केंद्र के आधार पर आसानी से मेरिस्टेमेटिक कोशिका को पहचान सकते हैं। अगला जो करेक्टर आता है वो नोवैक्यूल्स आती है। कोशिका में किसी भी प्रकार की कोई रिक्तिका है जैसी संरचना नहीं पाई जाती। प्लांट सेल है तो प्लांट सेल्स में एक बड़ी पादप कोशिका पाया जाना
एक स्पेशल कैरेक्टर के रूप में माना जाता है। जब तो क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये कोशिका विभाजन करने वाली होती है और विभाजन के दौरान रिक्तिका होती है वो लगभग समाप्त हो जाती हैं। अगला जो कैरेक्टर है वो है नो सेल्यूलर इंटरसेल्यूलर स्पेस। इन कोशिकाओं के मध्य कहीं पर भी अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता। इंटरसेल्यूलर स्पेस का मतलब होता है इस प्रकार की स्ट्रक्चर। ये कोशिका एक कोशिका दूसरी कोशिका के साथ में जुड़ी हुई है, लेकिन इन कोशिकाओं के मध्य ये जो पार्ट है वो इंटरसेल्यूलर स्पेस कहलाता है। तो इंटरसेल्यूलर स्पेस इन कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो हम छोटी कोशिका साइटोप्लाज्म सघन होता है, थिन सेल वॉल, लार्ज केंद्रक न्यूक्लियाई, रिक्तिका की अनुपस्थिति और इंटरसेल्यूलर अवकाशों की अनुपस्थिति के आधार पर हम मेरिस्टेमेटिक ऊतकों को या टिश्यूज़ को जान सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस छोटी सी क्लास में हमने डिस्कस किया प्लांट टिश्यूज़ कितने प्रकार के होते हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की विभिन्न प्रकार के प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।